आइए बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल 5.1 इन फिगर 5.4b। यह है फिगर 5.4b। द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट equal to 6.7 into 10 raised to minus 2 ampere meter square, and the moment of inertia I, this is capital I, is 7.5 into 10 raised to minus 6 kilogram meter square. It performs 10 complete oscillations in 6.7 second. What is the magnitude of magnetic field? Now यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल दी है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाली हुई है और ये ऑसिलेट करती है। ऐसे ये ऑसिलेट करेगी। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ इसे। देखिए ये इस तरह से ऑसिलेट करेगी ऐसे। आप जानते हो कि इस हालत में इसे इस तरफ टॉर्क लगेगा। अब जब टॉर्क लगेगा तो अपने इनर्शिया की वजह से ये ऐसे आगे चली जाएगी, मीन्स के ऐसे अरेंज हो जाएगी। फिर जब ये ऐसे अरेंज हो जाती है तो इसे टॉर्क वापस इस तरफ लगेगा, इसलिए वापस इस तरफ जाएगी। तो इस तरह से ये दरअसल ऐसे ऑसिलेट होगी, राइट। तो इसके 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट होने में 6.7 सेकंड्स लगते हैं। तो पहला तो ये कि हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं कि इसका पीरियोडिक टाइम कितना है। देखिए पीरियोडिक टाइम टी इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 6.7 सेकंड डिवाइड बाय 10। ये 10 ऑसिलेशंस में 6.7 सेकंड लेता है, यानी कि एक ऑसिलेशन के लिए 0.67 सेकंड लेगा। तो ये पीरियोडिक टाइम हो गया इसका। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m में लिख रहा हूं। ये स्मॉल m आपको दे दिया है कितना, 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, और साथ में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, ये है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 दैट मच किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको दरअसल B कितना है ये फाइंड करना है। ये B आपको फाइंड करना है। अब आप जानते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने इस तरह से कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखी है तो उसका जो पीरियोडिक टाइम है उसका इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है। यहाँ पे पीरियोडिक टाइम T इजकल टू, इक्वेशन इस तरह से है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन MB। ठीक है, तो इसमें से मैं B को सब्जेक्ट बना लेता हूं। तो अगर हम B को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से 4 पाई स्क्वायर I अपॉन MT स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी बाकी है। ये 4 पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, पता है। और I की जो वैल्यू है वो है 7.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई, ये M आपको ऑलरेडी दे दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻2 और T 0.67 का स्क्वायर, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड B मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 99.8 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि नियर अबाउट 0.01 टेस्ला, राइट। तो ये है हमारा आंसर 0.01 टेस्ला। अब देखते हैं एग्जांपल 5.2। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter. So, A. What is the magnetic moment of the magnet? B. What is the work done in moving it from its most stable to most unstable position? C. The bar magnet is replaced by a solenoid of cross-sectional area 2 into 10⁻⁻4 meter square and 1000 tons, but of the same magnetic moment. Then determine the current flowing through the solenoid. चलिए एक साथ बहुत सारी चीजें मांग ली है। पहले तो मैं यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी है वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, ओके। देन मैग्नेटिक फील्ड B is given as
800 Gauss, right? So it is 800 multiplied by 10⁻⁻⁴ टेस्ला. मुझे इसे टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इट विल बी 0.08 टेस्ला. आपको मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेस्ला में लेना पड़ता है और 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला. So it is 800 into 10⁻⁴ Tesla, so 0.08 Tesla. And the torque is 0.016 Newton meter. Okay. And we need to find out what is the magnetic dipole moment, small m, in A. Then in B we need to find out what is the work done while moving it from the most stable to most unstable state. And in C, if we replace this bar magnet with a solenoid, then we need to find out what is the current flowing through this solenoid. चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड करेंगे. पहले मैं यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेता हूँ. ओके, अब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ A. ओके, यहाँ पे देखिए टॉर्क की बात है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हो तो उसमें जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का इक्वेशन आपको पता है. टॉर्क टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. याद है ना, एम क्रॉस बी यानी कि एम बी साइन थीटा. सो हियर आई कैन फाइंड आउट एम फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो इट विल बी टॉर्क टो अपॉन b sin theta, but here theta is 30 degrees, so I'll just put sin 30. Now we can place all the values. You have been given torque, that is 0.016, and the magnetic field is also given, that is 0.08 multiplied by sin 30 is 0.5. So as a whole you will get here the answer as m is equal to 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये डाइपोल मोमेंट है ना, तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये है हमारा एक आंसर. मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूँ. चलिए ये हो गया आंसर ए. अब जाते हैं आंसर बी में. उससे पहले क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए. व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल स्टेट टू मोस्ट अनस्टेबल स्टेट. समझिए मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है. जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को 0 डिग्री एंगल पे रखा जाता है तब वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है. और अगर उसे 180 डिग्री पे रखा जाता है तो वो मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होता है. वो अनस्टेबल स्टेट है. इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन वो है दरअसल मोस्ट अनस्टेबल स्टेट. तो इसके लिए हमें वर्क फाइंड करना है. अब ये वर्क कैसे फाइंड करेंगे. देखिए यहां पे वर्क W जो है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, राइट. अब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है. और U फाइनल यानी कि जो अनस्टेबल स्टेट है वो, तो मैं लिखता हूं कि U 180 डिग्री वाला, ऑलराइट. एंड U इनिशियल यानी कि 0 डिग्री वाला, तो ऐसे में लिख देता हूं U 180 डिग्री माइनस U 0 डिग्री. अब समझिए U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी. आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है. U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, है कि नहीं. तो यहां पे जो चेंज होने वाला है वो सिर्फ कॉस थीटा है. तो मैं माइनस एम बी कॉमन ले लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0. सही है. अब यहां पे बढ़िए आगे, तो ये हो जाता है माइनस एम बी. अब कॉस 180 यानी कि -1 और कॉस 0 यानी कि 1, तो ये एज ए होल हो जाएगा. आप समझिए ये हो जाएगा 2mb, ठीक है. अब देखिए m आपको मिल चुका है. m यानी कि डाइपोल मोमेंट 0.4 और b मैग्नेटिक फील्ड जो था वो था 0.08 टेस्ला. तो ये वर्क हो जाएगा 0.064 जूल. बहुत कम वर्क है. तो इतना वर्क यहां पे होगा. इस डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को आप मोस्ट स्टेबल से अनस्टेबल में ले जा रहे हो तो इसमें इतना वर्क होगा. देखिए आप स्टेबल से अनस्टेबल में ले जा रहे हो इसलिए वर्क पॉजिटिव है. अगर आप अनस्टेबल से स्टेबल में आ रहे होते तो यही वर्क आपको नेगेटिव मिल जाता. एनीवेज
अब आगे बढ़ते हैं हम। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेता हूँ और अब हमें बात करनी है आंसर सी के लिए। अब देखिए सी में हमें क्या फाइंड करना है। हमें बार मैग्नेट की जगह पे एक सोलोनॉइड रखना है और आपको कहा है कि भाई सोलोनॉइड की जो डाइपोल मोमेंट है वो बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट जितनी ही है। तो सोलोनॉइड में से कितना करंट पास होना चाहिए। देखिए दरअसल इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा है आपको कि भाई सोलोनॉइड की जो डाइपोल मोमेंट है वो आप बार मैग्नेट जितनी रखिए। अब इसके लिए पहले तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉइल के इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। फोर्थ चैप्टर में इसका इक्वेशन आता है, मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल या फिर लूप भी कह सकते हो। दरअसल यहाँ पे सोलोनॉइड की बात है, लेकिन सोलोनॉइड भी एक तरह से कॉइल है तो हम इसका इक्वेशन यूज कर सकते हैं और वो है m इजकल टू एन आई ए। राइट, m इजकल टू एन आई ए, जहां पे कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए आपको यही सब कुछ दिया हुआ है इसमें। राइट, आपको m दिया हुआ है, आपको n दिया हुआ है, आपको A दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है दरअसल I। तो ऑब्वियसली बात है कि यही इक्वेशन ठीक रहेगा। तो I इजकल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे m अपॉन एन ए। अब m यानी कि डाइपोल मोमेंट, वो तो आपको वही यूज करनी है जो कि इस बार मैग्नेट की आपको दी हुई है और वो है 0.4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स 1000 और ये एरिया आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ करके। राइट, अब इसे सॉल्व करते ही हमें मिल जाएगा 2 यानी कि 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सोलोनॉइड में से अगर हम 2 एम्पियर का करंट पास करते हैं तो ऐसे में इस सोलोनॉइड की डाइपोल मोमेंट जो है वो उस बार मैग्नेट जितनी ही हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जांपल 5.3। वैसे इसमें ए बी सी डी ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे, मैं वन बाय वन सभी ले लेता हूं। ए, व्हाट हैपन्स इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 pieces, one transverse to its length and 2 along its length। देखिए क्वेश्चन को मैं फिगर से समझाता हूं आपको यहाँ पे। माने कि ये एक बार मैग्नेट है, ऑलराइट, ये इस तरह से सेम 2 बार मैग्नेट मैंने लिए हुए हैं। अच्छा, इसमें लेट मी शो, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। हियर ऑल्सो लेट अस से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब मैं इसे काट रहा हूं, हमें 2 मेथड से काटना है, एक ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ एंड सेकंड इज दैट इज अलोंग इट्स लेंथ। राइट, तो ये कैसे, ये मैं समझाता हूं। देखिए पहले तो ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ यानी कि ऐसे, अगर आप इस मैग्नेट को ऐसे काट देते हो तो क्या होगा। देखिए इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये 2 मैग्नेट बन जाएंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट और ये बन जाएगा दूसरा नॉर्थ साउथ 2 मैग्नेट। यानी कि आपको क्लियरली इस तरह से एक ये मैग्नेट मिल जाएगा और दूसरा ये मैग्नेट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये पूछा है कि अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ यानी कि ऐसे अगर आप इसे काट दो, ऐसे इसे अगर काट दो तो क्या हो जाएगा, तो भी वही होगा कि एक मैग्नेट ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ करके और एक मैग्नेट ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ करके। यानी कि आपको टोटल इस तरह से 2 मैग्नेट्स मिल जाएंगे। राइट, तो दोनों ही केस में आपको 2 अलग अलग मैग्नेट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे एक चीज बदल जाएगी और वो है मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसके लिए आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक इक्वेशन ये भी है, m इजकल टू 2l pm। यहां पे 2l जो है वो तो इसकी लेंथ हो गई, ये हो गई लेंथ 2l। यहां पे दोनों ही केस में मैंने मैग्नेट सेम ही लिया है, इसलिए दोनों की लेंथ जो है वो 2l है। ऑलराइट, और जो pm लिखा है वो है उसकी पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ pm जैसा इसका नाम है वो मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ है। ऑलराइट, pm।
यहां पे समझिए आप, देखिए अगर पहले केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले अगर m थी, तो अब ये कितनी हो जाएगी समझिए, यहां पे लेंथ हाफ हो गई है ना, ये दोनों लेंथ जो है वो l हो गई अभी। तो जो नई मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो हो जाएगी लेट से m डैश, तो m डैश विल बी इक्वल टू 2 नहीं आएगा यहां पे, सिर्फ l इंटू पी एम आएगा। अब l इंटू पी एम यानी कि m/2, तो डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगी। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो दूसरे केस में देखिए लेंथ चेंज नहीं हो रही, यहां पे क्या चेंज होगा पता है, ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना ये हाफ हो जाएगी, ये पीएम जो है हाफ हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए अगर आप यहां से देखते हो इस मैग्नेट को, तो इसका जो एरिया है उसके दो टुकड़े हो गए, यानी कि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाएगी। लेंथ वही है लेकिन पोल स्ट्रेंथ इसकी हाफ हो गई है। तो ऐसे में अगर पहले इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थी m, तो अब हो जाएगी m डैश इजकल टू, यहां पे 2l आएगा बट pm/2 आएगा, सही है, यानी कि फाइनली ये भी m/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ही केस में टुकड़े करने से मैग्नेट तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही पार्ट मैग्नेट ही रहेंगे, लेकिन दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मैग्नेट को ट्रांसवर्सली और साथ ही साथ अलोंग इट्स लेंथ ऐसे दोनों टाइप से काटते हो तो 4 पीस हो जाएंगे। अब अगर 4 पीस होते हैं तो समझिए कि पोल स्ट्रेंथ भी हाफ होगी और लेंथ भी हाफ होगी, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो m/4 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब एग्जांपल 5.3 में बी देखते हैं हम। A magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but not net force, no net force. An iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to a torque. Why it is so? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। समझिए कि अगर हम एक मैग्नेटाइज नीडल को, यानी कि एक तरह से किसी एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है लेकिन कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि अगर हम एक आयन नेल को, यानी कि एक कील को बार मैग्नेट के पास लाते हैं, तो उसे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी फील होता है और टॉर्क भी फील होता है। ऐसा क्यों? ये बात मैं आपको फिगर से समझाता हूं। देखिए यहां पे पहले मैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसमें हम डाल देते हैं एक मैग्नेटिक नीडल, ऐसे ये हो गई मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल यानी कि एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल है ये, ऑलराइट। मैं इसे ऐसे फिल कर देता हूं, ठीक है। ये कंप्लीट मैग्नेटिक नीडल हो गई। ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि यूनिफॉर्म है। अब इस हाल में ये जो नॉर्थ पोल है इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेट अस से Fn, और जो साउथ पोल है इसे मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेट अस से Fs। अब Fn और Fs दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के होंगे क्योंकि यहां पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे में जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाएगा Fn माइनस Fs। ठीक है, देखिए Fn पॉजिटिव डायरेक्शन में है और Fs नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने Fn माइनस Fs लिया। बट क्योंकि Fn और Fs दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पे टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 0 है। बट इस हाल में यहां पे जो एंगल है थीटा वो 0 नहीं है, इसलिए टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा। देखिए अगर एंगल 0 या 180 डिग्री हो तो ही टॉर्क 0 होगा। बट यहां पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल थीटा है वो अगर 0 से बड़ा है और 180 से कम है तो ऐसे में टॉर्क 0 नहीं होगा। तो ये तो बात हुई कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर नीडल डालते हैं तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एक नेल को हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लें तो क्या हो जाएगा। देखिए ये है बार मैग्नेट, ठीक है।
माने कि ये है इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी दिखा देता हूं। यहां पे है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ऐसे में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो ऐसे होगा, देखिए ऐसे, जी हाँ, नॉन यूनिफॉर्म होगा ये, इस तरह से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई एक नेल ले लेता हूं या फिर कोई भी एक आयरन रॉड जैसा कुछ भी ले लेता हूं, माने कि ऐसा कुछ मैंने ले लिया, तो इसमें क्या होगा कि यहां पे इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, राइट। मानिए कि ये जो पोल है, ये पोल है लेट अस से साउथ और ये पोल है लेट अस से नॉर्थ, राइट। तो जैसे कि हमने आगे बात की थी वैसे ही इसमें भी नॉर्थ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेट अस से एफ एन, और साउथ को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेट अस से एफ एस। बट आप देखिए कि मैंने यहां पे एफ एस को बड़ा बताया है कि नहीं। एफ एस बड़ा होगा क्योंकि साउथ पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूं, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसको मैं B1 कह देता हूं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 कह देता हूं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि B1 इज ग्रेटर देन B2। बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो फिर साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा और नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। अब क्योंकि दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो है, इसलिए बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको टॉर्क तो लगना ही लगना है, इसे ऐसे टॉर्क तो लगेगा ही, ये हो जाएगा ऐसे टॉर्क, ठीक है। बट रिजल्टेंट फोर्स भी लगेगा। क्यों, ये बात आप यहां पे समझ पाओगे। देखिए रिजल्टेंट फोर्स यहां पे F इजकल टू आप लिख सकते हो कि भाई एफ एस माइनस एफ एन, यहां पे एफ एस बड़ा है इसलिए एफ एस माइनस एफ एन लिखा है, एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा। और ये किस तरफ होगा, टूवर्ड्स मैग्नेट, टूवर्ड्स मैग्नेट। आ रही बात समझ में। ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा, मैग्नेट की ओर, क्योंकि ये एफ एस बड़ा है और एफ एन छोटा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आएगा मैग्नेट की ओर। यानी कि ये जो नेल है वो पूरी मैग्नेट की ओर, बार मैग्नेट की ओर खींच जाएगी। वही यहां पे कहा है आपको, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट फील्स लाइक ए अट्रैक्टिव फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि ये अट्रैक्ट होगी, और साथ ही साथ टॉर्क तो होगा ही। हाँ, टॉर्क तो है ही क्योंकि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम नहीं है लेकिन है तो अपोजिट डायरेक्शन में, और कोलिनियर नहीं है, तो ऐसे में भी टॉर्क तो यहां पे होगा ही। सो टॉर्क विल नॉट बी जीरो। हियर ऑल्सो इट इज कंडीशन टू जीरो लेस देन थीटा लेस देन 180। तो इस तरह से नेल को फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। अब एग्जांपल 5.3 में सी देखते हैं हम। मस्ट एवरी मैग्नेट configuration have a north pole and a south pole? What about the field due to a toroid? यानी कि क्या ऐसा बहुत जरूरी है कि भाई किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ही? अच्छा, टॉरॉइड के बारे में क्या ख्याल है, चलिए इसको फिगर के साथ समझाता हूं। देखिए ये है एक बार मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल, और आप जानते हो कि इसमें साउथ टू नॉर्थ ऐसे डाइपोल मोमेंट दिखाई जाती है, ये है डाइपोल मोमेंट m, राइट। तो ऐसे में क्योंकि यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो इसमें एक फाइनाइट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो इसको हम उल्टा ऐसे समझते हैं कि अगर किसी भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना कंपलसरी है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गई, राइट। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं एक ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि टॉरॉइड का। अब समझिए आप, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है, इसमें कोई भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं होता, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती है इस तरह से, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से यहां पे क्लोज लूप बना लेती है। तो इसमें आप किसको नॉर्थ बोलोगे और किसको साउथ बोलोगे, होगा ही नहीं, राइट। क्योंकि इसमें
कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स इस तरह से पूरा एक सर्कल ही बना रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इसमें कोई एक फाइनाइट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसीलिए इसमें कोई नॉर्थ या साउथ पोल बनने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में टोरॉइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, यह है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इसमें से ये आई करंट पास हो रहा है। मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये ऐसे आई करंट पास हो रहा है, राइट। तो उस वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से सर्कुलर लूप के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा। ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल्स बनाती है, सर्कुलर लूप बनाती है यहां पे। तो इसमें भी एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट आप कहां पे दिखाओगे बताओ? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें भी कहीं नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं हो पाता है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं एग्जांपल 5.3 का डी। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयन बार्स ए एंड बी आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। We do not know which one. How would one ascertain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does one ascertain which one is that? Use nothing else but the bars A and B only. देखिए, आपको दो बार्स दी है, आयन बार्स हैं A और B, और इसमें इतना पता है कि कोई भी एक बार इसमें से मैग्नेटाइज है, यानी कि दो में से एक बार मैग्नेट है। दूसरा बार मैग्नेट है कि सिर्फ आयन रॉड है, ये अभी पता नहीं है। तो आपको ये पूछा है कि ये कैसे पता चलेगा कि दोनों ही बार मैग्नेटाइज है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। और अगर इसमें से कोई एक ही बार मैग्नेटाइज है तो वो कैसे पता चलेगा कि ये बार मैग्नेटाइज है। अब इसके लिए जरा ये फिगर समझते हैं। देखिए, ये है पहला आयन बार ए और ये है दूसरा आयन बार बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्टार और ऐसे सर्कल किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये दो अलग अलग एंड है। इसी तरह से यहाँ भी ये स्टार और ये सर्कल किया है ताकि हमें पता चले कि ये दोनों अलग अलग एंड है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों बार में से एटलीस्ट एक जो है वो मैग्नेटाइज है। हो सकता है कि दोनों ही मैग्नेटाइज हो, लेकिन एक तो मैग्नेटाइज है। अब ये एक मैग्नेटाइज है कि दोनों ही मैग्नेटाइज है, वो कैसे पता चलेगा? मैं आपको समझाता हूं। पहले आप बार ए के पास बार बी को ऐसे अरेंज कीजिए, राइट, और फिर बार ए के पास बार बी को ऐसे अरेंज कीजिए। अब फर्क देख पा रहे हो? यहां पे ये स्टार है और यहां पे ये जीरो है, ठीक है। मैंने इस बार बी को उल्टा कर दिया है। अब समझिए, अगर इस केस में अट्रैक्शन और इस केस में रिपल्जन होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही मैग्नेटाइज है, समझ रहे हो। लेकिन अगर इस केस में भी अट्रैक्शन और इस केस में भी अट्रैक्शन है तो समझिए कि कोई भी एक मैग्नेटाइज है, दूसरा मैग्नेटाइज नहीं है। मैं फिर से समझाता हूं, जरा इस बार लिख के समझाता हूं आपको। देखिए, अगर पहले केस में आपको अट्रैक्शन दिख रहा है और दूसरे केस में आपको रिपल्जन दिख रहा है तो ऐसे में दोनों ही मैग्नेटाइज होने चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि इस केस में आप समझिए कि एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ सामने आ जाएगा तो अट्रैक्शन हो रहा होगा, और यहां पे एक का नॉर्थ और दूसरे का भी नॉर्थ आ गया तो यहां पे रिपल्जन हो रहा होगा, यानी कि दोनों ही मैग्नेटाइज होंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट आपको पहले केस में अट्रैक्शन और दूसरे केस में भी अट्रैक्शन दिख रहा है, अगर इस तरह से हो रहा है तो समझिए कि कोई भी एक मैग्नेटाइज है, दोनों मैग्नेटाइज नहीं हो सकते। क्योंकि समझिए कि ये मैग्नेट है और ये अगर सिर्फ आयन रॉड है तो क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा।
यहां भी अगर आप इसको उल्टा भी कर दो, इस तरह से ये साइड यहां पे ले लो और ये एंड यहां पे ले लो, तो भी ये तो आयन है, आयन रॉड है, तो इसमें भी अट्रैक्शन ही होगा। समझ रहे हो आप? इनफैक्ट अगर आप इसको भी उल्टा कर दो, ये अगर ये आयन ही है तो इस मैग्नेट को आप उल्टा कर दो तो भी दोनों ही केस में अट्रैक्शन होगा। आई बात समझ में? तो अगर पहले में अट्रैक्शन और दूसरे में रिपल्जन है तो दोनों ही मैग्नेटाइज है, लेकिन अगर दोनों में अट्रैक्शन है तो दोनों में से कोई भी एक ही मैग्नेटाइज है। हाँ, दोनों में रिपल्जन कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि दोनों में से कौन सा मैग्नेटाइज है और कौन सा नहीं है। इसको भी एक एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, आप पहले बार को ऐसे अरेंज कीजिए और दूसरे बार को ऐसे अरेंज कीजिए, इस तरह से, राइट। अब ये जो पहला बार है ना, इसको आप इस दूसरे बार के सेंटर से एंड पे इस तरह से घुमाइए, इस तरह से, राइट। और सेम एक्सपेरिमेंट आप दूसरे बार को ऐसे हॉरिजॉन्टल और पहले बार को ऐसे वर्टिकल रख के कीजिए, यानी कि ये दूसरे बार को पहले बार के ऊपर सेंटर से एंड पे इस तरह से घुमाइए, राइट। अब इससे होगा क्या, समझिए। देखिए, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना, ये पोल्स, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, राइट। अब अगर ऐसा हुआ कि मानिए कि ये जो है, मैं यहां पे लिखता हूं कि ये जो है वो मैग्नेट है और ये आयन है, सपोज कि इस तरह से, राइट। यहां भी ये आयन है और ये मैग्नेट है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है ये मैग्नेट है और ये आयन है। जो वायलेट है वो मैग्नेटिक है और जो ब्लैक है वो आयन है। यहां भी यहां इसको मैंने आयन लिखा है और इसको मैंने मैग्नेट लिखा है। तो ऐसे में समझिए कि क्या होगा, जब मैं इस मैग्नेट को ऐसे आयन के एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाता हूं, तो भाई ये तो आयन है, ऑलराइट, ये आयन है और ये मैग्नेटिक पोल है, तो इसमें आयन के ऊपर यहां पे ले जाओ या यहां पे ले जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये आयन है तो इसमें सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसे एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाओ। यहां पे हर एक जगह पे फोर्स सेम सा फील होगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा और सेम सा फील होगा। लेकिन इस दूसरे केस में क्या होगा, समझिए। दूसरे केस में क्योंकि ये मैग्नेट है तो ये एक पोल होगा और ये दूसरा पोल होगा, और पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सेंटर पे ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो क्या होगा कि जब मैं इसे सेंटर पे ले जाऊं तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन नील होगा या फिर इग्नोरेबल होगा, और इस एंड पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील होगा, क्योंकि भाई ये तो आयन पीस है, राइट। और आयन पीस को इस मैग्नेट पे एक एंड पे ज्यादा और दूसरे एंड पे भी ज्यादा, बट सेंटर पे ऑलमोस्ट नील अट्रैक्शन फील होगा। तो जब मैं इसे यहां पे रखता हूं तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, यहां पे ऑलमोस्ट जीरो और यहां पे वापस मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो मैग्नेट है और ये वाला जो है वो आयन है, राइट। इन शॉर्ट, जिस बार को हिलाने से मैग्नेटिक अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैग्नेट होगा, लेकिन जिस बार को हिलाने से मैग्नेटिक अट्रैक्शन में फर्क पड़ता है वो खुद आयन होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, इस पहले एक्सपेरिमेंट में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि दोनों ही मैग्नेट हैं, दोनों ही मैग्नेटाइज हैं कि नहीं है, और क्योंकि इसमें से कोई एक मैग्नेटाइज है और दूसरा नहीं है, तो हम इस दूसरे एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयन है। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहां पे समाप्त करते बच्चों। इन सभी न्यूमेरिकल्स में आपने जो कुछ भी समझा है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे तो ठीक है, लेकिन नीट जी के कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके इक्वेशंस और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ इन सभी न्यूमेरिकल्स के डिटेल्ड आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन लिख के उसके पूरे आंसर्स मैंने पीडीएफ में रख दिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो।